सर मूल विषय पे आते हैं। सोनिया गांधी ने आज चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से मिला है और एक तरह से सीख दी गई है और बड़ी सम्मान और इज्जत के साथ। और ये कहा है प्रहलाद जोशी की तरफ से कि आपको ये जानना चाहिए कि किसी भी सत्र में पहले से सब कुछ नहीं होता। तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ सोनिया की चिट्ठी नहीं, ये पूरा माहौल ये बनाया जा रहा है कि आखिर जो नया जो एक स्पेशल सत्र आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से वो खास क्या है, हमें पूरा लेखा जोखा दो, विपक्ष की इस जिद के मायने क्या है। और आज सर प्रधानमंत्री ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है, कहा है कि सनातन पर जो लोग भी उल जुलूल बयान दे रहे हैं, भारत सरकार के सभी मंत्री उन पर ठुकाई करके जवाब दें। और दूसरी तरफ इंडिया और भारत के बीच के विवाद में ना फंसने की सलाह दी है। जरा इस मुद्दे को कैसे समझा जाए, सोनिया की साजिश को कैसे समझा जाए और प्रधानमंत्री के इस स्टैंड को कैसे देखा जाए। मनीष जी, सोनिया ने चिट्ठी जो लिखी है तो उसको प्रहलाद जोशी ने तो बहुत शालीनता से, बड़े सम्मान से सोनिया को आईना दिखाया कि तुमको संसदीय परंपराओं का ज्ञान ही नहीं है। ये महिला 1999 से संसद में है, तो समझिए इसको 24-25 साल हो गए। ये 24-25 साल से है, लेकिन इस संसद में कैसे क्या इसकी भूमिका रही है, कितना इसने सीखा है 25 साल में, तो वही है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस भी इसके लिए काफी हो जाएगा। ये आज भी बिग जीरो है इसके पास। उन्होंने प्रहलाद जोशी ने इसको नियमों को बताया कि कोई भी सत्र जब बुलाया जाता है तो पहले उसकी कार्यसूची सार्वजनिक नहीं की जाती, उसका एक समय होता है, उस समय पे इस विशेष सत्र की भी कार्यसूची जाहिर की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि या तो ये मूर्ख है, 25 साल इसने गांठ छीली, इसको संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं कि संसद कैसे चलती है, उसकी कार्रवाई कैसे चलती है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये इसने किया, या फिर इसने धूर्ततावश जानबूझकर देश में भ्रम फैलाने के लिए इसने बड़ी बेशर्मी से ये झूठ बोला, बेईमानी की तरह झूठ बोला है। तो ये इस चिट्ठी को लिखने के बाद सोनिया गांधी ने स्वयं को बेनकाब कर दिया। या तो वो मूर्ख है, 25 साल में उसने संसदीय परंपराओं का, संसदीय नियमों का कतई कोई न पढ़ा, न उनको सीखा, न उसको कोई ज्ञान है उसका, और या फिर वो धूर्त है कि जानबूझकर जब उसको सब कुछ, अगर सब कुछ मालूम है तो उसको चिट्ठी में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मनीष जी, इस अपनी चिट्ठी जो लिखी, तो मैं तो उसको कहता हूँ ये जो पूरा गठबंधन है या कांग्रेस की तरफ से सबसे बेशर्म चिट्ठी है और सबसे बेईमान सवाल है उसमें सबसे बेईमान सवाल है। और वही वाली बात है कि पता नहीं कौन इन माँ बेटों का सलाहकार है या पूरे कांग्रेस का सलाहकार है, वो गंगाराम बढ़ई है अमेरिका वाला, या ये दिग्विजय सिंह है। वो सारे सवाल, उनके जवाब अगर प्रधानमंत्री देंगे तब तो खैर बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग जैसा आदमी थे, उन सारे सवालों पे कांग्रेस पूरी तरह से निर्वस्त्र नजर आएगी। ये सोनिया गांधी ने जो सवाल नहीं पूछे हैं, सोनिया गांधी ने एक सांप की पिटारी का ढक्कन खोल दिया, वो सांप इन्हीं को डसेंगे। क्या पूछा गया मनीष जी इसने? मैंने आज उसके निकाला, बड़ा खैराती उस पर लगे हुए हैं, वो 6-7 मुद्दे हैं, तो एक एक करके जरा बता दे कि कैसी बेईमान अब बेशर्मी के साथ ये चिट्ठी लिखी गई है। और उसका सवाल जो है वो तो मनीष जी गजब के हैं कि इसको शर्म नहीं आई पूछते। पहला सवाल इसका बिंदु जो है वो है इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और एमएसएमई, ये मीडियम इन्फ्लेशन और तो पहले इन्फ्लेशन पे बात कर लेते हैं मनीष जी। जरा सोनिया गांधी ये बताए कि 2014 में आटा किस भाव बिक रहा था, 2014 में पेट्रोल किस भाव बिक रहा था, 2014 में शक्कर किस भाव बिक रही थी, 2014 में सरिया किस भाव बिक रही थी, 2014 में कपड़ा किस भाव बिक रहा था, ये बताइए। तो जब आप इस पर बात करना शुरू करेंगे तो इन्फ्लेशन जो है इन कांग्रेसियों को बहुत भारी पड़ जाएगा। 36 रुपए किलो मनीष जी तब भी शक्कर थी, आज भी 38 रुपए किलो है। 110 रुपए किलो अरहर की दाल थी, आज भी वो 150 या 125 रुपए किलो। तो 10 साल में अगर 30, 40, 50 रुपए बढ़ते हैं तो कौन सी उसमें आग लग गई, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आटा मनीष जी 21 से 22 रुपए किलो था 2014 में, 32 रुपए किलो आज भी है, जो बनिया की दुकान पे मिलता है। तो दर्शक सब जान रहे होंगे। ये पेट्रोल का बड़ा रोना रोते हैं, 72 रुपए लीटर था 2014 में जब ये छोड़ कर गए, आज 96 है, 24 रुपए बढ़ा है।
तो 10 साल में 24 रुपए यानी ढाई रुपए साल की वृद्धि है। एक गाना मनीष जी बहुत गाते, जब जब इनको ये बताओ, कह रहे हमारे समय में तो कच्चे तेल के दाम इतने थे, अब कच्चे तेल के दाम इतने हैं। अगर सब इसी पे बड़ी ईमानदारी से बात करने लगोगे कि कच्चे तेल के दाम कितने हैं, कितने थे, कितने थे, तो फिर सब चीज पे करो। जरा ये बताओ कि तुम्हारे समय में गेहूं का एमएसपी किसान को क्या दिया जाता था, और आज नरेंद्र मोदी क्या की सरकार क्या दे रही है। अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल का जो दाम किसान को 2014 में दिया जाता था, मनीष जी दुगुना तिगुना, तो किसान को 2 गुना 3 गुना एमएसपी 2014 की तुलना में आज दे रही है। मैं दालों की बात कर रहा हूं, तो अगर 50% या 60% बढ़ रहा है, तो क्यों अब आफत हुई जा रही है। आज भी अरहर की दाल बनी जी, जो आप खुले में लीजिए, 150 रुपए 140 रुपए किलो है कुछ, और मसूर असूर की दाल तो और कम है, सस्ती है। तो ये जरा सूची के साथ बात करें। अगर आपको ध्यान हो तो सुषमा स्वराज ने जब इनको घसीटा था, तो सुषमा स्वराज ने सूची निकाल के पढ़ी थी संसद में। तारीख मुझको याद है, 24 फरवरी 2010, जिसमें इनका मुंह काला किया था कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन वाला तो इनका मनीष जी, ये महंगाई पे जो पूछ रही है, जिसपे जब गवर्नमेंट सफाई देगी, तो इनको समझ में आएगा कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है। जितने बेरोजगार हो गए हैं 2014 के बाद, चाहे वो खैराती दलाल हो, चाहे वो नेता हो खैराती, वो महंगाई और बेरोजगारी इनको बिल्कुल जैसे राम नाम की तरह रटे हुए हैं। जरा बेरोजगारी में बात क्यों नहीं करते हो ईपीएफओ के आंकड़े पे। कई बार हम लोग कर चुके हैं मनीष जी, कि तुम्हारे समय में सन 47 से लेकर जो बढ़ते बढ़ते 2014 में जो ईपीएफओ थे, जो जो एक्टिव में, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जो इरेगुलर रहते हैं, रुकते हैं फिर जमा करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो रेगुलर अपना अंशदान करते हैं, उनकी संख्या 2,90,95,95 लाख थी 2014 में। आज की तारीख में एक्टिव ईपीएफओ के यूजर जो हैं वो 7.5 करोड़ हैं। 4.5 करोड़ ईपीएफओ के मेंबर बढ़ गए, और ये इनके समय में 3 करोड़ भी नहीं थे। 3 करोड़ से 10-5 लाख कम थे। और ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे यूपीए के शासन में आए थे। 2004 में भी रहे होंगे, या मैंने कहा ना 1947 आजादी मिलने के बाद ये आंकड़ा था। तो किसकी बात कर रही है, कौन से देश में रह रही है, ये कहाँ रहती है और कहाँ की बात करती है। इसको होश नहीं है कि ये किस मुद्दे पर बात कर रही है। दूसरे मनीष जी, एक और इसका था कि एमएसपी फॉर फार्मर्स एंड अदर की इश्यूज, चिट्ठी में लिखा क्यों नहीं कि अरहर की दाल का, मूंग की दाल का, मसूर की दाल का, गेहूं का, चावल का, चने का एमएसपी तुम क्या दे रहे थे 2014 में नरेंद्र मोदी, आज क्या दे रहे हैं। तो ये मनीष जी सच को छुपा के, सच को ढक के, और ये झूठ का एक बनाते कि अब एमएसपी नहीं दे रहे। अरे बताओ तुम्हें क्या अंतर है। कांग्रेस को शर्म अगर जरा सी हो तो बताए कि 2014 में गेहूं का एमएसपी क्या था, चावल धान का एमएसपी क्या था, मूंग मसूर अरहर की दाल का एमएसपी क्या था। ये बताएंगे तो मनीष जी इनको बेनकाब हो जाएंगे। तो सिवाय झूठ का पुलिंदा एक इन खैरातियों के नाचने के लिए सोनिया गांधी ने चिट्ठी नाम का एक डमरू बजाया, और ये खैराती नाचने लगे। अभी अभी आपके मैंने डाला ट्विटर पर, दिखाइएगा कि कैसा उस चिट्ठी के पीछे, चिट्ठी ने ना हो कि मतलब आग लगा दी हो। तो इनकी स्थिति ये है कि सबसे खास बात मनीष जी, ये जो चिट्ठी का ड्रामा हुआ एक देश में अफवाह फैलाने का या एक सनसनी फैलाने का, ऐसा चिट्ठी लिख दिया जैसे सोनिया गांधी ने नहीं, कोई यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख दी है। और ये इतने बेशर्म और बेईमान है कि दर्शकों को जरा जान ले मनीष जी कि 2014 से 2023 अभी तक का जो आंकड़ा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। मनीष जी जरा इनकी परफॉर्मेंस दिखा दीजिए संसद के अंदर की, उसके बाद इनकी बात करते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ लोग व्यूअर्स यही लिख रहे थे कि सोनिया ने संसद में सवाल कितने किए हैं कि ये चिट्ठी लिख रही है। इस खेल को बिल्कुल मैंने डाला, दर्शकों को बता दो। 10 साल में आपने लिखा, 10 साल में मां बेटे की जोड़ी ने एक सवाल संसद में नहीं पूछा, और देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछने का ड्रामा, नौटंकी किसी सड़क छाप नेता की सड़क छाप राजनीति के सड़क छाप हथकंडे की तरह ही है। ये अलग अलग मुझे लगता है कि ग्राफ है। हाँ मनीष जी, मैंने 2014 से 2019 और 2019 से 2023
दर्शकों को बताता हूं मनीष जी, क्या जी। क्या इसकी परफॉर्मेंस 2019 से 2023 की जरा सुन लीजिए। इसकी अटेंडेंस है 48%, 48% है, 52% एब्सेंट रही। नंबर ऑफ डिबेट, यानी 4 साल में कुल 5 डिबेट में इसने पार्टिसिपेट किया है, और औसत जो है वहां के नेशनल एवरेज है वो 42.7 का है। और जिस स्टेट से आती है उत्तर प्रदेश के सांसदों का डिबेट में पार्टिसिपेशन 55% है, और इसका 5% है डिबेट से भागी। नंबर ऑफ क्वेश्चन मनीष जी, नेशनल एवरेज संसद के अंदर है 191, और स्टेट जहां से ये है उत्तर प्रदेश से, उसका एवरेज है 137, और इसके है 0। इसने पिछले 4 साल में संसद के अंदर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा। और बताता हूं मनीष जी, अब जरा इसका 2014 से 2019 का रिपोर्ट कार्ड सुनिए। इसकी अटेंडेंस तो है 60%, जो कि नेशनल एवरेज था 80%, और उत्तर प्रदेश के सांसदों का एवरेज था 86%। और नंबर ऑफ डिबेट, इसने केवल 5 साल में 6 डिबेट में भाग लिया, और नेशनल एवरेज था 67 डिबेट का, स्टेट एवरेज था 109 डिबेट का। जो उत्तर प्रदेश के सांसद थे उन्होंने 109 डिबेट में भाग लिया था, और इसने जो है 6 डिबेट में भाग लिया था। और सवाल बनीजिए, सवाल इसने 2014 से 2019 इसने एक भी सवाल नहीं पूछा। इसके सवाल क्या लिखा है? 0। यानी 2019 से 2023 0, और 2014 से 2019 में भी 0। और उस दौरान जो है नेशनल एवरेज था मनीष जी 293 सवालों का, और स्टेट का एवरेज, उत्तर प्रदेश के सांसदों का एवरेज था 198 सवालों का। तो जब उत्तर प्रदेश के सांसद 198 सवाल पूछ रहे थे, नेशनल एवरेज 293 सवालों का था, और ये विपक्ष में बैठती थी मनीष जी, सबसे आगे वाली सीट पे बैठती थी। इसको शर्म नहीं आई कि 5 उधर और 6, कि 10 साल में केवल 11 डिबेट में इसने भाग लिया, और 10 साल में इसने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो आज ये चिट्ठी क्यों लिख रही है प्रधानमंत्री को? क्यों संसद से इसको कौन सा परहेज है? या नक्सलियों, माओवादियों, कश्मीरी आतंकवादियों की तरह इसका संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है कि ये ड्रामा, ये नौटंकी, और ये इनके जो सुपुत्र मनीष जी, जरा ये भी राहुल गांधी ने भी सवाल नहीं पूछा मनीष जी, उसका भी मैंने डाला, दर्शक उसको देखेंगे कि अपने माँ के ही नक्शे कदम पे है वो भी। उसके कुकर भी सुनिए मनीष जी, जरा दर्शक उसका भी सुन लें कि ये इसने 2014 से 2019 इसकी मनीष जी अटेंडेंस है 52%, नेशनल एवरेज था 80%, और उत्तर प्रदेश के सांसदों का एवरेज था 86%। नंबर ऑफ डिबेट, इसने 5 साल में केवल 14 डिबेट में भाग लिया, जबकि नेशनल एवरेज था 67%, इसकी थी 14 डिबेट्स, और नेशनल एवरेज था 67 डिबेट्स, और इस स्टेट का एवरेज था 109 109 डिबेट। और क्वेश्चन जो है मनीष जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेशनल एवरेज था 293, उत्तर प्रदेश के सांसदों का 198, और राहुल गांधी 0 लड्डू। इसने एक भी सवाल 5 साल में नहीं पूछा। और ये बाहर आके जब इन खैरातियों से कहता है कि मुझको बोलने नहीं दिया जाता, मुझको मटकने नहीं दिया जाता, मुझको झटकने नहीं दिया जाता, तो ये खैराती जो दलाली करते हैं इससे कभी नहीं पूछते कि 5 साल में तब तुमने कोई एक सवाल नहीं पूछा, और 2019 से 2023 4 साल में तुमने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। तो 9 साल से आदमी घास छीलने जाता है या प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने जाता है, क्योंकि इसको मालूम है कि जितनी बदतमीजी और जितने असत्य आरोपों के साथ ये गाली गलौज वाली भाषा में देश के प्रधानमंत्री से बात करता है, संसद के बाहर अगर ये करे तो 24 घंटे के अंदर ये जेल चला जाएगा। इसलिए ये झूठ बोलने के लिए सिर्फ संसद को बनाता है। इसने देश की संसद को देसी शराब का अड्डा समझ लिया है कि वहां पे जाके चाहे जैसा झूठ बोलो, चाहे जिसको गरियाओ, कोई वहां नियम कानून नहीं होता। तो ये संसद की गरिमा खत्म कर रहा है। ये मैंने इसीलिए मनीष जी बताऊं कि आज निकाल के रखा था, ताकि दर्शक ये समझने कि इन माँ बेटों की असलियत समझिए। ये दोनों माँ बेटे पिछले 9 साल से विपक्ष की कुर्सी पे सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठते हैं, और इन्होंने एक सवाल नहीं पूछा, और माँ ने 9 साल में 5 डिबेट में भाग लिया है, और इसने 11 डिबेट में। तो ये केवल देश की आंखों में झूल झोंकते हैं इन खैरातियों, इन लुटियन दलालों के दम पे, कि मुझको तो बोलना नहीं दिया जाता, इसको बोलना नहीं दिया जाता, ये जाता ही नहीं, इससे सवाल पूछने से किसने रोका इसको। और मनीष जी आपको ये भी बता दूं दर्शकों को कि ये सबसे जो खास बात है कि इन सवालों को पूछने में शरद पवार की जो बेटी सुप्रिया सुले वो बहुत आगे हैं। उनके 500-800 सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो ये ढोंग करते हैं दोनों माँ बेटे
देश को बेवकूफ बनाते हैं। और इनका गोरख धंधा क्या है, इनका ये रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि मनीष जी, जिसको जरा सी भी समझ है, हम आप तो पत्रकार हैं, कि विपक्ष के लिए सरकार से या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का सबसे बेहतरीन मंच अगर कोई होता है तो वो संसद होती है। तो संसद में इन्होंने 9 साल से पता नहीं कौन से उसमें थे, वो क्या सूंघ के गया था, ये क्या खा पी के गई थी, तो केवल ये आगे बैठकर फोटो खिंचाने के लिए बैठती है क्या, कि इशारा करने के लिए कि अब तुम हुड़दंग करो, तुम फलाना करो। तो ये इसने जो चिट्ठी लिखी है आज इसीलिए इसकी बात की, ताकि वो जो खैराती नाच रहे हैं यूट्यूब पे या कुछ दलाल नाच रहे हैं न्यूज चैनलों पे, उनको जरा आईना दिखा दिया जाए कि ये चिट्ठी के पाखंड से नरेंद्र मोदी का तुम इतना रोया भी कुछ इधर उधर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये असलियत जमीन पे नजर आ रही है। बिल्कुल सर, आपने इतने शानदार तरीके से, और इसे कहते हैं रिसर्च वर्क, और एक एक फैक्ट की तरफ से मुंह पर जो कहते हैं ना कि चप्पल मारा गया है। ये लोग ये खैराती कहते राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दिया, और ये कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अभी जो सजा हुई है राहुल गांधी को, ये उसको कांग्रेस ने ऐसे भुनाया जैसे कि सजा मुक्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका आई है, और वो याचिका बड़े सलीके ढंग से दाखिल की गई है कि इसकी संसद की सदस्यता बरकरार कैसे कर दी गई। लेकिन वो अलग बात है, इन खैरातियों ने राहुल गांधी, मेरे बाबूजी को, मेरे बाप को क्यों नहीं संसद में बोलने दिया जाता है? राहुल से डरते हैं, ऐसा माहौल ये खैरातियों ने मचा रखा है। और पूरी तरह से हाँ मनीष जी, स्पष्ट कर दूं कि ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये अभी जो मैंने आपको शुरुआत में आंकड़ा बताया कि चाहे बात बेरोजगारी की हो, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात एमएसएमई की हो, ये चाहे बात आर्थिक स्थिति की हो, ये अगर सवाल पूछेंगे तो इनके मुंह पर इतनी बुरी तरह से जवाब आके लगेगा कि इनका सारा गोरख धंधा खत्म हो जाएगा। इनके जो दलाल खैराती यूट्यूबर नाचा करते हैं, क्योंकि पलट के जवाब नहीं दे पाएंगे। तथ्य इतने ज्यादा हैं और ऐसे हैं कि इनके बाप दादे मिलकर जो काम नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे वो रेलवे के मामले में हो, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के मामले में हो, जवाब नहीं सूझेगा इनको। तो ये इसलिए जानबूझकर संसद में सवाल नहीं पूछते। संसद में केवल प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, इस देश की सरकार को गाली देने के लिए, इस देश को लांछित करने के अड्डे के रूप में संसद का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये अपने खैरातियों को बुलाकर अपने अड्डे पे पूछते हैं, ताकि कि अरे तुम यही जितने सवाल पूछते हो जाके एक बार संसद में पूछो, कौन तुमको कॉलर पकड़ के मार रहा है? तुम गाली बकते हो तब तो तुमको कोई कुछ कहता नहीं है, तुम्हारी खिल्ली जरूर उड़ती है। जब नरेंद्र मोदी बोलने आते हैं तब वो तुमको घंटे 2 घंटे जरा रगड़ के धोते हैं। उसके अलावा तो तुम पूरी बेशर्मी से, पूरी नंगाई से संसद के अंदर कितनी अभद्रता, सब कुछ तो तुम कर चुके। तुम वहां सीटी बजा चुके, तुम आंख मार चुके, तुम गले लग चुके, जितने लफंगों वाले काम है तुम तो सब कुछ तो तुमने संसद में किया। अभद्र भाषा बोले, तो अब ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि असलियत क्या है। बिल्कुल, और इस सब की असलियत जो है वो आपने पूरी तरह से खोल करके रख दिया है। इस देश को जानना चाहिए कि सोनिया चिट्ठी कैसे लिखती होगी और ये पूरा एजेंडा क्या है। और इसको सर प्रहलाद जोशी ने तो ठोक करके मारा है कि ऐसी तो परंपरा ही नहीं है। मैडम, आपको बड़ा शालीन भाषा में प्रहलाद जोशी ने कहा कि तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन तो पालन कर समझ में आनी चाहिए तुम्हें। नहीं मनीष जी, वो मैंने इसलिए कहा ना, प्रहलाद जोशी ने बड़ी शालीनता से इसको आईना दिखाया। लेकिन ये जो मैंने बाद में इसीलिए रिपोर्ट कार्ड बाद में पढ़ा कि वो रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि वास्तव में इस महिला को ज्ञान नहीं है। ये मूर्ख कांग्रेसी इसको महान नेता, महान महिला, महान त्यागी, ना जाने क्या क्या इसके लिए अनर्गल बका करते हैं। असलियत यह है कि इसको एक संसद से संबंधित एक साधारण से नियम की भी जानकारी नहीं है। ये पूरी तरह से शून्य महिला है। केवल इसको भ्रष्टाचार की गंगोत्री में खूब डूब के नहाने में खूब इसको आनंद आता है। इसको लगता है कि किसी तरह सत्ता मिल जाए, मैं फिर से उसी तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बहे जैसे यूपीए में बही थी, और मैं उसमें बार बार डुबकी, रोजाना डुबकी, दिन में डुबकी, रात में डुबकी, दोपहर में डुबकी लगाती रहूं, तर होती रहूं। इसी चक्कर में लगे और ये मूर्ख खैराती कांग्रेसी इसको अपने खोपड़ी बैठा ले रहे, ये बैठा ले रहे हैं। देश अब इनको अपनी खोपड़ी पे बैठाने के मूड में नहीं है और देश बहुत साफ फैसला कर चुका है। अब की 2024 में और ज्यादा स्पष्ट तरीके से करेगा।